चलो काफी लोग आ गए, इतने को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। देखो बेटा, अगर मैं किसी के नाम नहीं लेता हूँ तो ये चीजें अपने आप खुद से ना अनम्यूट हो जाना है या मैसेज कर देना है ना, कोई भी डाउट आता है तो। मानसी ऐड नहीं हो रही है। चलो काफी लोग आ गए अब, ठीक है। अब क्या चीज है, यहाँ पे हमने ये डायग्राम देखा हुआ था, है ना? अब यहाँ पे हमने क्या बोला, द्विनिषेचन हो गया और त्रिसंलयन हुआ। तो द्विनिषेचन हुआ और त्रिसंलयन हुआ तो क्या चीजें होगी कि यहाँ पर ये जो एक सेल थी, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एम्ब्रियो बनना चालू हो गया ना, एम्ब्रियो बनना चालू हुआ। दूसरी चीज, दूसरा मेल जो गैमेट था वो कहां पर आ गया, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनना चालू होता है, अब भ्रूण पोष बनना चालू होता है। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे भ्रूण पोष बन रहा है, जो इस विकसित हो रहे हैं भ्रूण को क्या करने वाला है, पोषण देने का कार्य कर रहा है। तो ये चीज याद रख लेना कि द्विनिषेचन में क्या होता है, या सबसे ज्यादा जरूरी जो है यहाँ पे द्विनिषेचन बीज और फल के निर्माण के लिए जरूरी होता है। और यही यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजियोस्पर्म की सबसे मेन खासियत है ना? ठीक है। अब यहाँ पे ये द्विनिषेचन किसे कहते हैं और इसका महत्व की बात हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होना है, वो डायग्राम बनाना है जो अभी हमने दिखाया था। ठीक है, एक डायग्राम और बनाना है। खैर वो तो बना लिया ना, नहीं नहीं बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एन वाली चीजें, द्विगुणित और अगुणित वाली चीजें भी हमको याद रखनी है ना? तो अभी बताया था यहाँ पर क्या होता है, द्विसंलयन होता है और एक क्या होता है, त्रिसंलयन होता है। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन समझाइए, ऐसा भी आ जाता है। तो यही प्रोसेस समझानी है। और क्या चीज उसने बोला, त्रिसंलयन समझा। तो त्रिसंलयन में क्या चीज है, ये एक वहां दो पोलर न्यूक्लियस थे, है ना? तो ये कैसे थे, एन एन थे, है ना? ये मिक्स होके कैसे बन गए, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है, द्वितीयक केंद्रक बना है, तो ये कैसे हो गए, 2n हो गए। अब इस जो द्वितीयक जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसके साथ में क्या हुआ, एक यहाँ पे नर युग्मक जो मेल गैमेट था वो आके मिल गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे भ्रूण पोष बन गया। और वो जो संरचना बनी, कैसे बनी, यहाँ पे त्रिगुणित बनी। ठीक है, इतनी सी चीज बस समझाना है त्रिसंलयन में कि भाई दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो आपस में संलयित हो जाते हैं, और संलयित होके यहाँ पे एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। उस द्वितीयक केंद्रक के साथ में एक नर युग्मक आके, अगुणित नर युग्मक आके संलयित हो जाता है, और तीनों चीजें, तीनों युग्मक संलयित होके या तीनों नाभिक संलयित होके क्या बना लेते हैं, भ्रूण पोष बनाते हैं। और ये जो बनने वाला जो भ्रूण पोष है त्रिसंलयन से, ये क्या होता है, यहाँ पे त्रिगुणित होता है। ठीक है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, अब देखो यहाँ पर एक क्या थे, ये फीमेल के अंदर दो थे दोनों, है ना? और ये क्या था, एक मेल था। तो द्विनिषेचन में के जो भ्रूणपोष बनता है ना, ये भ्रूणपोष। अगली चीज आ रही है कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसके कारण। तो यहाँ पे ये जो भ्रूणपोष बना है, ये क्या, इसका कार्य क्या रहता है, मेन तो यही रहता है कि यहाँ पे केंद्रक और कोशिकाएं रहती है जो न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर करती है, जो भ्रूण जब अंकुरित होने वाला रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है, तो उसको पोषण देता है ना। तो यहाँ पे बीजों को जीवनमय बनाने के लिए, मतलब या जीवन क्षम्य बनाने के लिए, कि वो जीवित रह सके, है ना, उससे एक पौधे का निर्माण हो सके, इसके लिए द्विनिषेचन जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक से तो भ्रूण बन रहा था, लेकिन दूसरे से क्या बन रहा था, यहाँ पे भ्रूण पोष बन रहा था। ठीक है, फिर द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन से भ्रूण पोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, फिर आवृत्ति बीजियों में भ्रूण पोष का निर्माण भ्रूण निर्माण के बाद होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इस पे स्टार भी बना दो कि आवृत्ति बीजियों में पहले क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और बाद में भ्रूण पोष बनना चालू हो जाता है। फिर अभी बताया था कि यहाँ पर क्या चीज हो रही थी, मेल गैमेट भी था, प्रेजेंट था, और फीमेल गैमेट भी। तो इसके अंदर में जो गुणसूत्र रहेंगे, जो क्रोमोसोम रहेंगे भ्रूण कोष के अंदर, भ्रूण पोष के अंदर में, वो दोनों दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहना, है ना?
फिर बारी आती है उसके टाइप की, है ना, भ्रूण पोष के टाइप। तो टाइप ये है, ये डायग्राम बना है बेटा, ठीक है। पहला कुछ केंद्रकीय भ्रूण पोष, ये वाला डायग्राम बनाना है बेटा यहाँ पे, है ना, ये वाला डायग्राम भ्रूण पोष किसे कहते हैं वाली जगह पे बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या चीज आ रही है, केंद्रकीय में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो तीनों तीनों जब केंद्रक यहाँ पे संलयित हुए, तो इनमें क्या चल रहा है, विभाजन चल रहा है, और विभाजन चल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ केंद्रक ही केंद्रक बन रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सेल यहाँ पर नहीं बनी। तो जब सेलें नहीं बन रही है, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस में ही डिवाइडेशन चल रहा है, और वो इस एम्ब्रियो साइक के अंदर में यहाँ पे लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये क्या है, एम्ब्रियो है ना। तो यहाँ पर ये लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं, और ये फ्री है, कोई सेल नहीं है, कोई इनके ऊपर कोई लेयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार का जो बनता है वो क्या कहलाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है, ठीक है। अगली चीज आती है सेलुलर एंडोस्पर्म, है ना, कोशिकीय भ्रूणपोष, है ना। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हुआ, यहाँ पे ये एक एंडोस्पर्म बना था, भ्रूणपोष बना था, तीनों युग्मक संलयित होते। जब इसमें विभाजन हुआ तो यहाँ पे क्या बन गई, ये बीच में एक झिल्ली भी बन गई, फिर विभाजन हुआ तो ये झिल्ली बन गई। इस तरह से यहाँ पर क्या बनने लगी, कोशिकाएं बनने लगी, है ना। तो यहाँ पर सारी की सारी कोशिकाएं है ना। केंद्रक सिर्फ ये ऐसा सिर्फ यहाँ सिंगल केंद्रक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोशिकाएं है। तो ये जब बन रहा है तो ये चीज क्या है, कोशिका है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो ऊपर वाला जो केंद्रकीय था, इसमें देखो यहाँ पे अंदर साइड में केंद्रक भी है और यहाँ पे कुछ कोशिकाएं भी बनी है। तो ये कैसे रहता है, नारियल में, नारियल का जो भ्रूणपोष रहता है वो कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, क्योंकि ये केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है। अगली चीज आती है हेलोबियल। तो हेलोबियल में क्या हुआ था, यहाँ पे जो पहली बार ये तीनों युग्मक संलयित हुए थे, इनमें जब विभाजन चल रहा है तो कुछ केंद्रक कैसे रहना है, फ्री रह जाना है, और कुछ में झिल्ली का निर्माण होकर सेल स्ट्रक्चर बना लेना है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, हेलोबियल के कोशिकीय केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। दोनों टाइप की चीजें यहाँ पे बन रही है, ठीक है बेटा, याद रहेगा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। कार्य एक ही है, खाद्य पदार्थों को संचय करके रखता है, और जब भ्रूण जब विकसित होता है तो उसको पोषण देने का कार्य करता है ना। फिर जो नारियल रहता है, अभी बताया कि यहाँ पे कई केंद्रकों का बना केंद्रकीय भ्रूणपोष रहता है ना। और जो हाँ ये वाला भी, इसको भी स्टार करना बेटा, नारियल में पाए जाने वाले सफेद मलाई वाला भाग किरनाल कहलाता है। किरनाल कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, वो जो सफेद होता है वो वाला किरनाल, है ना। तो दोनों तरह का हमको अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको दोनों तरह के भ्रूणपोष देखने को मिल जाते हैं, कोशिकीय भी और केंद्रकीय भी। नहीं, ठीक है बेटा, हाँ सर। ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखना। खैर एक और चीज थी, वो सिलेबस के बारे में मेरा मन हो ही रहा था कि बता ही दिया जाए, है ना। तो सिलेबस के बारे में ऐसी चीजें हुई है कि सारा का सारा वो नहीं जा रहा है, मतलब यूनिट नहीं गायब करी है ना। एनसीईआरटी का भी जो पैटर्न आने वाला है उसमें भी यही चीज होना है कि सारी की सारी यूनिट उसने गायब नहीं करी, कुछ पोर्शन उनमें से गायब कर दिया है ना, सिर्फ कुछ पोर्शन जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है ना। और ऐसा है उसमें एक नोटिफिकेशन एक और ये चीज भी डाली हुई है कि जो भी चैप्टर या जो भी हेडिंग्स नहीं आ रही है उसको पढ़ना जरूर है। उनने कहा है कि पढ़ना जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, रिलैक्सेशन ये चीज का दिया है कि एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, तो अब एग्जाम में नहीं पूछेगा तो भाई पढ़ना क्यों है। तो एग्जाम में नहीं पूछेगा तो पढ़ना इसलिए क्योंकि जो एंटी है और जो आगे चल के सिर्फ नीट होने वाली है, उस नीट में क्लियरली अभी अभी कुछ बोला नहीं है एनटीए ने कि क्या चीज करने वाला है वो, पर वो नहीं हटाने वाला। क्योंकि और कंपटीशन एग्जामों में हमेशा यही चीज होती है, जब ऐसा स्कोरिंग वाले जो होते हैं, कट ऑफ वाले जो एग्जाम होते हैं, उनमें यही चीज होती है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है उसके नंबर उतने अच्छे आते हैं। तो वहां पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो सिलेबस को कम कर रहा है, काट रहा है, नहीं। वो सिलेबस अगर उसने एक ही हेडिंग दे दी द लिविंग वर्ड, तो अब जो चीजें यहाँ से हट गई थी वो चीजें भी वहां पे वो पूछेगा, क्योंकि उसने जो मेन चैप्टर था उसका नाम दिया था, ना कि ये अंदर की हेडिंगे दी थी,
है ना। यहाँ पे अब पर्टिकुलर है, ये हेडिंगे दे दी हुई है, चैप्टर बता दिए, पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या चीजें वो नहीं पूछने वाला है ना। तो एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछेंगी, पर आगे के लिए क्लियरली इंस्ट्रक्शन है स्कूल के टीचरों को भी कि भैया उनको सारी चीजें पढ़ाना है, ताकि हर चीज का नॉलेज रहे। ये ना हो जाए कि भैया छोड़ दो बोल दिया तो। ये फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर नहीं पूछने वाला वो, ठीक है। मूड ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड नहीं पूछने वाला, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन बिल्कुल नहीं पूछने वाला, जो अभी तक इंपॉर्टेंट था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड नहीं पूछने वाला। बाइनरी फ्यूजन हमने जो द्विखंडन पढ़ा हमने, स्पोरुलेशन, जो मुकुलन, बर्डिंग है ना, पुनरुद्भवन, ये सारी चीजें नहीं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं पूछने वाला। तो अब इस चैप्टर से वो पूछेगा क्या बताओ, जब लगभग सारी चीजें मना कर दी। हाँ, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये पूछ सकता है। लैंगिक विधि मतलब वही लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन से क्यों अच्छा है, ये चीजें पूछ सकता है ना। मतलब अब इस बार एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आ गया कि सिर्फ जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो पूछेगा। द्विनिश्चय वो बायनिसेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछ लेगा, है ना। उसके बाद मध्य चक्र मादा चक्र पूछ लेगा, जीवन की अवस्थाएं पूछ लेगा, जीवन अवधियां जो हमने अलग अलग जीवों की पढ़ी थी कि कोई 20 साल की लाइफ साइकिल है किसी की यस सर। 50 साल की है। अब वो चीजें यहाँ पे जरूरी होगी कि वो चीजें बच गई इस चैप्टर से, तो वो चीजें यहाँ पे पूछेगा। लेकिन ये है 12th के लिए, ठीक है। आगे के एग्जामों के लिए अभी कुछ भी नहीं आया। और अभी 2020 वाली जो नीट है उसमें तो भूल जाओ कि कुछ चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहा है एनटीए। इवॉल्वेशन वाला लगभग पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया है। विकास वाला चैप्टर ही गायब कर दिया। इवॉल्वेशन, पृथ्वी की लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी कैसे बनी है, वो सारी चीजें यहां से हटा दी, है ना। एम्ब्रियोलॉजी हटा दी, है ना। वो भ्रूणीय विकास हो गया, जीवाश्मीय विकास हो गया, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, वो हटा दिया। डार्विनवाद हटा दिया, है ना। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इवॉल्वेशन के आधुनिक सिद्धांत वो हटा दिया। मैकेनिज्म कैसे विकास हुआ था वो सिद्धांत हटा दिए। वेरिएशन हटा दिए, है ना। अनुकूल वो उत्परिवर्तन वगैरह हटा दिया। उसके बाद प्राकृतिक चयन हटा दिया। प्राकृतिक चयन उसका एग्जाम्पल जो डार्विनवाद में था वो हटा दिया, है ना। वो वहां पे मेलेनिज्म वगैरह आ रहा था, है ना। अनुकूलनीय विकिरण आ रहा था, ये सब हटा ली। ह्यूगो डे व्रीज का सिद्धांत हटा दिया, है ना। ये अनुकूलनीय विकिरण ये हटा दिया, और मानव का विकास। तो अब बचा क्या यहाँ पे, लैमार्कवाद बचा, यहाँ पे हार्डीविन वर्ग का सिद्धांत बचा, नहीं हार्डीविन वर्ग का हटा, ह्यूगो डे व्रीज का सिद्धांत बचा, घोड़े का विकास बचा है ना। उसके बाद में डायनासोर का वो जो महाकल्पों का डिवाइडेशन है कि किस कल्प में क्या चीजें थी वो बचा। तो ये वाली चीजें पूछेगा वो, ठीक है। ह्यूमन वाला हटा दिया, ह्यूमन के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाला। जो हम बोल रहे थे उसकी क्रेनियल कैविटी वगैरह, तो नया जो 12th आ रहा है उसमें ये चीजें नहीं पूछने वाला। उसके बाद बायोलॉजी एंड हाँ सर बोलो। नीट वगैरह में तो ये पूछेंगे ना, नीट में पूछेगा, नीट में पूछेगा ये सिर्फ बिल्कुल। 12th के लिए है जो ये सिर्फ 12th में नहीं 12th क्या है, पूछेंगे। हाँ ये 12th में ये चैप्टर नहीं पूछेंगे। बाकी कंपटीशन एग्जाम में नीट वाले ने अभी एनटीए कंडक्ट करवाता है ना, उसने कुछ भी नहीं बोला है अभी, मतलब वो पूछेगा। और जो 2021 और 22 की नीट है उसके लिए भी अभी कोई सिलेबस दिया नहीं है उनने, तो अभी जरूरी नहीं है। और उनने नोटिफिकेशन में क्लियरली डाला है ना, नीचे एक पॉइंट आएगा कि सारी चीजें पढ़ाना है। ये हटा रहे हैं लेकिन पढ़ाना है, क्योंकि ये यहाँ 12th के एग्जाम में ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ाना जरूर है। फिर वही पशुपालन हटा दिया, पादपों में प्रजनन हटा दिया, टिश्यू कल्चर जो हम बोल रहे थे आगे चल के हम टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, ये पूरा ही हटा दिया, ठीक है। ये चीजें तो नहीं फिर है इस चैप्टर में है क्या, उसमें यही तो इस मेन था। चैप्टर में। यहाँ पर अभी भी क्या बच रहा है, पशुओं में होने वाले पर नहीं, पौधों में होने वाले रोग, है ना। पौधों की किस्में, क्रांतियां, है ना। मछली पालन, रेशम कीट पालन, मोती मोती उत्पादन, ये चीजें बची हुई है। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, ये बचा हुआ है अभी वहां पे। फिर इकोसिस्टम भी लगभग पूरा ही हटा दिया।
बहुत कम चीजें बची। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र हटा दिए, है ना, उत्पादकता वगैरह, अपघटन की प्रोसेस हटा दी, पिरामिड हटा दिए, एनर्जी फ्लो हटा दिया, 10% का नियम हटा दिया, है ना। लेकिन उनने क्या बोला है यहाँ पे, ये एक वर्ड और जोड़ दिया कि भैया इनके डिटेल नहीं पूछना है, बाकी ये चीजें हटा दी है, डिटेल से हटा दिए, लेकिन इतनी चीजें पूछेगा विथ डेफिनेशन, डेफिनेशन से पूछ सकता है, पर उनका डिटेल नहीं पूछेगा। जैसे हम कार्बन चक्र के लिए बोल सकते थे, नाइट्रोजन चक्र के लिए उसको समझा, पिरामिड समझाने के लिए आता है, एनर्जी फ्लो समझाने के लिए आता है ना, उत्पादक क्या है या उत्पादकता क्या है ये समझाने के लिए आता है। वो नहीं पूछेगा क्लियरली, लेकिन उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू हटा दिए। तो इतने चैप्टर यहाँ से, इतने हेडिंगें गायब कर दी है। बाकी यहाँ पे पॉइंट सर हर सब्जेक्ट में हुआ होगा, हर सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में हुआ है हुआ बायो बेटा, में? सबका मैंने वो टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उसमें बता यस सर। डाल दिया है, सारे डाल दिए थे, कल ही डाल दिए थे, है ना। कुछ यहाँ पे मतलब वो प्रैक्टिकल में क्या चीजें पूछ सकते हैं या क्या चीजों के प्रैक्टिकल करना है उसकी भी लिस्ट दी हुई है। बाकी यहाँ पे एक मैं तुमको नोट्स दिखा सकता हूँ जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सारी चीजें पढ़ाना है, तो इस चीज से बेफिक्र रहना। नहीं, इस वाले इसमें नहीं है, दूसरे इसमें होगा, ठीक है। सर ये हटाई क्यों है, इतना कम क्यों कर दिया? बेटा टाइम वो ऑनलाइन को अभी जो मतलब क्या बोलना चाहिए, ये HRD है ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्री, उसने देखा कि ऑनलाइन उतना ज्यादा वो नहीं कर पा रहे, सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है स्कूल में जितना कवर हो सकता है उतनी चीजें हम लेके चल लेते हैं, इसीलिए तो उनने सिलेबस कम कर सर दिया। इस साल ऐसा हुआ है, अगली साल तो जोड़ नहीं सकता बेटा, है ना वो। सारी चीजें, हाँ अभी भी क्या हो रहा है, सिलेबस उनने दिया है कि ये चीजें कम करी है, बुक से नहीं हट रहा है, बुक से नहीं हट रहा और बुक से हटेगा भी नहीं, ठीक है, बुक से नहीं हटेगा, सिर्फ सिलेबस से कम हो रहा है कि ये इस साल भर एग्जाम में नहीं पूछना है, अगले साल सब चीजें जैसी की वैसी होना है, एग्जाम सब कुछ रूटीन वही चलना है, मार्च में एग्जाम होता है, मार्च में ही एग्जाम होना है, सारी चीजें सेम चलना है, बस मटेरियल कम कर दिया है और कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो इससे बेफिक्र हो जाओ कि अगले साल या बुक से हट जाएगा ना, बुक से नहीं हटने वाला, क्योंकि उन्होंने बोला ना, जो HRD है उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई आपको पढ़ाना है, पढ़ाना तो भी है, बस हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये चीज बोली है, ठीक है। अब यहाँ पहले ही टीचर उतना सिलेबस में तो होता नहीं है, अभी पता नहीं क्या हाल होंगे, ठीक है जैसा भी है, पर अब यहाँ पे तुम लोगों की समझदारी वाली बात आती है कि अब तुम लोग कैसा पढ़ना चाहते हो, अगर पूरा पढ़ना चाहते हो तो बढ़िया है, आगे के लिए तैयारियां होंगी, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर तो अब तो जैसे मैंने बताया था मैं 150 क्वेश्चंस देता हूँ, 150 की भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली, अब तो बड़ी मुश्किल से 70 क्वेश्चन। सर आप तो पूरा पढ़ाइए ना सर, 12th के लिए जो नहीं मैं पूरा ही चलूंगा बेटा, वो मैं बता दीजिए बस। नहीं, मैं पूरा ही चलूंगा, चाहे इधर ये कितना भी सिलेबस कुछ भी करे। हमने पहले भी बोला था कि हम डिटेल ही पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि मेन हमारा 12th ही टारगेट नहीं है, बाकी हमको 12th के बाद की चीजें देखना है, मेन तो हमारा वही टारगेट है। हाँ, इसीलिए हमको 12th से कोई मतलब नहीं है, हम जब ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो कम चीजें अपने आप हो जाना है। चलो ठीक है, कुछ डाउट है तो बता दो बेटा। नहीं है डाउट? नहीं No, सर, sir. 11th के लिए क्या? सर 11th के लिए कनेक्ट करेंगे ना आप? नहीं बेटा आज मत करो, आज थोड़ी सी एक दिक्कत है, तो थोड़ा सा मेरे को जाना है इसीलिए नहीं। ओके सर। हाँ, आज बस 12th का ही था, है ना। अगर सर इवनिंग में अगर रहेगा पॉसिबल सेशन? हुआ तो मैं देखता हूँ कुछ टाइम वगैरह डाल दूंगा 2-3 घंटे पहले, तो अगर उस टाइम में हुआ तो फिर 11th वाला पोर्शन बाद में कभी भी नाइट्स तक कभी भी लगा लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके सर। हाँ सर। चलो ओके ठीक है सर। फिर, गुड डे, बाय बेटा।